हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप मेज के बारे में। मेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है व्हीट और राइस के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये है जिया मेज। इसकी फैमिली की बात करें तो ये है पोइसी, मतलब ग्रेमिनी फैमिली का। जिस फैमिली का हमारा व्हीट और राइस है उसी फैमिली का हमारा मेज भी है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात करें, सेंट्रल अमेरिका या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिको में है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ मेज कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन में मैक्सिको जरूर दिया होता है, तो मैक्सिको ही है। ठीक है, अगर इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में राइस और व्हीट के बाद, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। ठीक है, एरिया और प्रोडक्शन में अगर दोनों में बात करें तो मेज का कौन सा पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। सबसे पहले हमारा आ रहा है व्हीट, फिर राइस और फिर मेज। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है व्हीट का प्रोडक्शन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में होता है राइस का। ठीक है, फिर आ रहा है आपका वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे मेज का प्रोडक्शन होता है। इसको हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं मेज को। जैसे कि हम किंग ऑफ सीरियल्स को व्हीट कहते हैं, उसी तरीके से अगर हम क्वीन की बात करें, रानी की फसलों की, सीरियल फसल की, तो वो है मेज। ये बैकबोन ऑफ अमेरिका भी है। अमेरिका की बैकबोन का मतलब ये है कि अमेरिका में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उसका वहाँ पे यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर हम बात करें इसके वाइल्ड एंसेस्टर की तो ये है ट्यूसनाइट, यूक्लिना मैक्सिकाना इसका साइंटिफिक नेम है। वाइल्ड एंसेस्टर का मतलब कि ये मेज कौन सी प्रजाति से लिया गया है, सबसे पहले कौन सी प्रजाति इसकी थी। तो वाइल्ड एंसेस्टर जो है, जंगली जो मेज थी, सबसे पहले इसको कहते थे हम ट्यूसनाइट। उसी से ही मेज की वैरायटी, मेज की नई क्रॉप निकाली गई, आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ मेज, तो ये है आपका ट्यूसनाइट। इसको हम बायोफ्यूल की तरफ यूज करते हैं मेज को। इसमें 10% एथनॉल लेते हैं और 90% गैसोलीन, इन दोनों को मिलाते हैं। अब इसको बायोफ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, जो हमारा गाड़ी उड़ी में यूज किया जाता है। जैसे हम जेट्रोफा पढ़ते हैं, उसी तरीके से मेज भी एक बायोफ्यूल फ्यूल है। ठीक है, जिसे हम गैसोहॉल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखें तो 40% ऑफ मेज प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 40% मेज प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का 40% मेज यूएसए में प्रोड्यूस होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर इंडिया के शेयर की बात करें तो ये सिर्फ 2% है। बहुत ही कम मेज का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, सिर्फ 2%। अगर हम इंडिया की बात करें तो 85% जो मेज है वो समर, स्प्रिंग और खरीफ में बोई जाती है। ठीक है, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन और खरीफ सीजन में। बाकी 15% जो है वो रबी में बोया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया की मेज के प्रोडक्शन में, तो वो है छठे नंबर पे। मेज के प्रोडक्शन में इंडिया छठे नंबर पे है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। मेज हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक, इसे हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट पूछा जाता है कभी कभी। मोनोसियस प्लांट का मतलब ये है कि एक ही प्लांट पे हमारा मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। ये ऊपर मेल फ्लावर होता है और ये नीचे जो होता है हमारा कॉब जिसे कहते हैं मेज का, वो होता है फीमेल फ्लावर। तो इसलिए हम इसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। जिस जिस प्लांट में दोनों में
मेल और फीमेल हैं उसे हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट, लेकिन इनका पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर हम इनके स्टेमिनेट फ्लावर की बात करें तो स्टेमिनेट फ्लावर जो सबसे ऊपर वाला फ्लावर आता है इसे हम कहते हैं टेसल। फिर पिस्टिलेट फ्लावर की बात करें जिसमें हमारा कॉप बनता है, कॉप मतलब कि जो हमारा मेज फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं सूट में, वो यहाँ पे होता है। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, इसके दो रीजन हैं। सबसे पहले तो मेज का जो गाइनोसियम है वो प्रोट्रेंडस होता है। प्रोट्रेंडस मतलब कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है, नीचे वाला तैयार नहीं रहता है। ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि मेज की जो लीफ होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है। तो ऊपर से जो इसके पॉलन गिरते हैं वो पत्तियों पे गिर के फिसल के नीचे चले जाते हैं, तो इससे इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इनको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। ये जो बगल में आपकी दूसरी फसल लगी होगी, सॉरी दूसरी मेज की क्रॉप लगी होगी, फिर दूसरा पौधा लगा होगा, उसके थ्रू इसका पॉलिनेशन हो जाता है, उसके पॉलन इसके ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है। ये है इसका रीजन क्रॉस पॉलिनेटेड होने का। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप प्रोटेंड्रस होती है, तो मेज है प्रोटेंड्रस। अगर प्रोटोगाइनी की बात करें तो वो है हमारा पर्ल मिलेट, बाजरा। गाइनी मतलब कि फीमेल पार्ट उसमें पहले मैच्योर होता है, और प्रोटेंड्रस में मेल प्लांट, मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, तो इसे हम प्रोटेंड्रस कहते हैं। ठीक है। अगर हम इनके रूट सिस्टम की बात करें तो मेज में हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक। अब देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब क्या है। जो हमारा प्लांट है, ये मान लीजिए मेज का प्लांट है, तो इसमें जो रूट निकले होते हैं ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं, ऊपर ही फैले होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है। अगर ये नीचे जा रहा है इस तरीके से तो इसे कहेंगे हम टैप रूट सिस्टम, लेकिन नीचे नहीं जाता है, ये ऊपर ही फैला रहता है, तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है। मेज में 2 से 3 लेटरल रूट्स भी होती हैं जिसे हम प्रॉप या फिर ब्रैक रूट कहते हैं। ब्रैक मतलब टिकने वाला। यहाँ पे साइड में कुछ रूट्स निकली होती हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऊपर से, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। रेन ज़्यादा हो गई या फिर पानी ज़्यादा भर गया है तो इस गिरने नहीं देती प्लांट को। ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर ही ऐसे टच करती रहती हैं और इसको प्लांट को गिरने नहीं देती हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉप रूट या फिर ब्रैक रूट, मतलब कि टिकाने के लिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। टेसल जो होता है ये ऊपर वाला पार्ट होता है, जब जहाँ पे मेन फ्लावर होते हैं, इसे ये एक ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, या फिर इसको कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर। ठीक है। मतलब कि मेल फ्लावर का एक गुच्छा होता है, इसमें बहुत सारे मेल पॉलिन होते हैं। टर्मिनल पेनिकल ऑफ द टॉप एंड ऑफ द स्टेम, मतलब कि सबसे ऊपर पे, टर्मिनल एंड मतलब कि सबसे ऊपर वाले की बात हो रही है। इसको जो हम कहते हैं टेसल कहते हैं। इसमें बहुत सारे फ्लावर का गुच्छा होता है कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेल पॉलिन होते हैं। फिर अपनी नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ईयर इज एक्सिलरी बड इज कवर्ड विथ 8 to 14 modified leaves called husk and profile and its axis is known as cob। अब बात कर रहा है इसकी फीमेल की। फीमेल में जहाँ पे कॉब को फॉर्मेशन होता है, जैसे हम मेज कहते हैं, ये करीब करीब 8 से लेके 15 लीव से, मॉडिफाइड लीव से कवर होता है। ठीक है। फिर इसमें से सिल्क निकलते हैं, जो आगे सिल्क निकलते हैं, तो जो इसके पॉलन गिरते हैं इसी सिल्क पे गिरते हैं, और सिल्क के सारे ये पॉलन अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होने लगता है इस पे। इसी को जो हमारा एक्सिस है ये वाला, इसी को हम कहते हैं कॉब। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडिया में मेज लगभग सभी स्टेट्स में ग्रो किया जाता है एक्सेप्ट केरला में।
केरला में मेज का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाकी पूरे इंडिया में सारे स्टेट में मेज का प्रोडक्शन होता है। मेज जो है हमारा नॉन टिलर प्लांट है। जैसे कि हमने व्हीट और राइस में देखा है, उसमें टिलरिंग होती है, एक प्लांट से कई सारे प्लांट बनते रहते हैं, साइड से निकलते हैं। लेकिन मेज हमारा नॉन टिलर प्लांट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिए होते हैं व्हिच वन इज नॉन टिलर प्लांट, तो उसमें एक मेज ऑप्शन होता है। तो मेज हमारा नॉन टिलर प्लांट होता है, क्योंकि जो मेज होता है उसमें एक ही प्लांट होता है, बस उसमें कोई टेलरिंग नहीं निकलती साइड से। ठीक है, अगर हम मेज के प्रोटीन की बात करें तो इसको हम कहते हैं जीन। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मेज के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम जीन। ठीक है, ये डिफिशियंट होता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन में। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है, जिसमें ये मेज हमारा डिफिशियंट होता है। ठीक है, अब बात करें रवि मेज की। रवि मेज जो इंडिया में सिर्फ 15% की एरिया ग्रो किया जाता है, वो अधिकतर बिहार में ग्रो किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रवि मेज कहाँ ग्रो किया जाता है, तो रवि मेज डायरेक्टली पूछा जाता है कि कहाँ ग्रो किया जाता है, सीधा सीधा बिहार में ग्रो किया जाता है। ठीक है, येलो कलर इन मेज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोएक्जेंथिन। जब जो हमारा मेज है, कॉब है जो हमारा बना होता है, इस पे जो देखते हैं हम, जो दाने लगे होते हैं ये येलो कलर के होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं ये? क्रिप्टोएक्जेंथिन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपनी नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट हाइब्रिड मेज की, ये है गंगावन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड मेज कौन सी है, तो ये है गंगावन, 1961 में रिलीज हुई थी। ठीक है, गंगावन 1961 में। फिर हम बात करें प्रोटीन कंटेंट की मेज में, तो मेज में लगभग 10% प्रोटीन होता है। जिस तरीके से हमारा व्हीट में 12% प्रोटीन हमने पढ़ा होगा, 12 से 14। ठीक है, और राइस में 5 से 6 पढ़ा है, उसी तरीके से मेज में हमारा लगभग 10% प्रोटीन होती है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं हम। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो लगभग 20 से 25% मॉइस्चर ग्रेन में बचा रहता है, तब इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। मतलब उसकी हार्डनिंग हो गई होती है, उसमें 20 से 25% मॉइस्चर होता है, तो इसकी हार्डनिंग कर ली जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन जो इसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज वो लगभग 12 से 14% मॉइस्चर पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। जो मेज में डबल क्रॉस टेक्निक सीड प्रोडक्शन के लिए डेवलप किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? डीएफ जोन्स के द्वारा 1920 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डबल क्रॉस टेक्निक मेज में किसने दिया था, तो डीएफ जोन्स ने दिया था। याद करने का तरीका ये सिंपल है कि यहाँ पे भी वो जोन्स में और डबल में भी ये हमारा वो है, तो इससे याद कर सकते हैं कि कभी कभी ये जो हाइब्रिड मेज और डबल क्रॉस हाइब्रिड में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन दिया था, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि डबल में भी ओ है सेकंड में, और जोन्स में भी सेकंड में ओ है, तो इससे याद कर सकते हैं कि डबल क्रॉस टेक्निक जो है डीएफ जोन्स ने 1920 में दिया था। ठीक, फिर हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो जो ये हाइब्रिड मेज फर्स्ट गिवन किसके द्वारा दिया गया था पहली बार? हाइब्रिड मेज ईएम ईस्ट एंड जीएच सुल 1990 में। 1990 में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड मेज ईएम ईस्ट एंड जीएच सुल के द्वारा दिया गया था। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ इतना लिखा रहता है ईस्ट एंड सुल, तो इसका मतलब यही है, यही आपका आंसर सही होता है। तो ईएम ईस्ट एंड जीएच सुल इनका फुल नेम है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेज। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन कम से कम हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है।
बात करते हैं फ्लिंट मेज की। फ्लिंट मेज का साइंटिफिक नेम है जियामेस इंडुराटा, इसे हम कहते हैं इंडियन मेज। ठीक है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इंटायर आउटर पोर्शन ऑफ द कर्नल इज हार्ड स्टार्च। फ्लिंट कम्स इन मैनी कलर सच एज वाइट, येलो, रेड, ब्लू एंड दियर वेरिएबल्स। जो कह रहा है कि ये जो हमारा कॉप होता है इसका, इस पे जो दाने लगे होते हैं ये अलग अलग कई सारे कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होता है वो इंडिया में होता है, इसे कहते हैं इंडियन मेज, फ्लिंट मेज, जियामेज इंडुराटा। इंडू मतलब कि इंडिया। ठीक है, फिर आता है डेंट मेज। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूएसए में, इसको हम कहते हैं यूएसए मेज। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है जियामेज इंडेंटाटा। ठीक, ये था हमारा इंडुराटा, ये है हमारा इंडेंटाटा। ठीक है, तो ये यूएसए का है। जो 95% प्रोडक्शन होता है इसका डेंट मेज का, ये यूएसए में ही होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्वीट मेज की। इसका जो साइंटिफिक नेम है जियामेज अमाइलिका। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें कितना % मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये है 70% मॉइस्चर होता है उस समय जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, स्वीट कॉर्न की ये एक गुड सोर्स होता है एनर्जी का, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है, स्वीट है हमारा, तो स्वीट कॉर्न नाम ही है, तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये एनर्जी रिच क्रॉप होती है। और 20% ऑफ ड्राई मैटर इज शुगर। ठीक है, जो इसका ड्राई मैटर होता है टोटल प्लांट का, उसमें 20% शुगर होता है, जबकि और का कंपेयर करें तो डेंट कार्न में सिर्फ 3% ही शुगर होता है। ठीक है, और ये गुड सोर्स होता है विटामिन सी और ए का। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं इसमें फ्लोर कार्न की, जिससे हम मक्के की रोटी खाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें हमारा फ्लोर कार्न सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो जियामेज अमाइलिक का है। ठीक है, इसके जो कर्नल्स होते हैं, जो हमारे दाने लगे होते हैं कॉप पे, वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्टार्च होते हैं विथ लिटिल आर नो हार्ड स्टार्च, मतलब कि हार्ड नहीं होते हैं, बहुत हल्का फुल्का हार्ड हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये प्राइमरली कहाँ यूज किया जाता है? एनन हाइलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में ग्रो किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉप मेज की, जिसका पॉपकॉर्न बनता है। ठीक है, जो हम खाते हैं मॉल में। इसका साइंटिफिक नेम है जियामेस इवर्टा। इसमें जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉपकॉर्न है कितने डिग्री सेल्सियस पे वो ब्रस्ट होता है, तो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ब्रस्ट होता है। जो उसमें जो हमारा ग्रेन होता है उसका जो इनर स्टार्च होता है वो फट जाता है और वो बाहर चला आता है, तो इसकी वजह से ये फूल जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं बैक्सीकॉर्न, इसे हम चाइना ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जियामेज सेरेटेना है। इसको हम बैक्सीकॉर्न क्यों कहते हैं? ड्यू टू बैक्सी अपीयरेंस ऑफ कर्नल्स इट इज कॉल्ड एज बैक्सीकॉर्न। इसके जो कर्नल्स होते हैं, जो दाने लगे होते हैं, इनका बैक्सी अपीयरेंस होता है, मतलब बैग्स की तरह दिखते हैं, जिसकी वजह से इनको बैक्सीकॉर्न कहा जाता है। द स्टार्च इज इंटायरली एमाइलोपेक्टिन whereas dent has 78% एंड 22% एमाइलोज। ये कह रहा है कि जो इसमें स्टार्च होता है वो पूरा का पूरा एमाइलोपेक्टिन होता है, जबकि डेंट मेज में 78% ही या फिर 22% एमाइलोज
होता है। ठीक, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है बैक्सी में, बैक्सी कॉर्न का? तो मिलिंग स्टार्च इंडस्ट्री में, ठीक है, जो हमारी स्टार्च इंडस्ट्री हैं उन सब में यूज किया जाता है, या फिर टेक्सटाइल मतलब कि कपड़ा उद्योग में, या फिर पेपर साइजिंग, या फिर कॉर्न ऑयल निकालने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वैक्स कॉर्न का। एक हमारा और है मेज जो इसमें आउट ऑफ कल्टीवेशन जा चुका है, उसे कहते हैं हम पॉड कॉर्न। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हिच वन ऑफ द कल्टीवर इज आउट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब कि कौन सी ऐसा प्रकार है मेज में जो कि अब ग्रो नहीं किया जाता है, तो वो है पॉड कॉर्न। इसका जो साइंटिफिक नेम है जिया मेज टूनिकाटा। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है जिया मेज टूनिकाटा है। ये आउट ऑफ कल्टीवेशन है, इसे हम कहते हैं पॉड कॉर्न। ठीक, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो जो इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन के लिए वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ग्रोथ इसकी जो अच्छी होती है वो 32 डिग्री सेल्सियस पे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ठीक, फिर हम सॉइल की बात करें तो मेज हमारे वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें लोमी सैंड टू क्ले लोम सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं, लगभग मतलब कि सारी सॉइल में इसको हम ग्रो कर सकते हैं। जो इसका नॉर्मल पीएच होता है 6 से 7.5 होता है, लेकिन अगर पीएच 7.5 से 8.5 के आसपास है तो मेज की प्रोडक्टिविटी काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द सीरियल क्रॉप इज बोथ सेंसिटिव टू मॉइस्चर स्ट्रेस एंड एक्सेस वाटर। तो वो हमारा मेज है। सेंसिटिव मतलब कि प्रभावित होती है मॉइस्चर की कमी की वजह से भी, मतलब कि पानी कम है तब भी क्रॉप प्रभावित होती है, और वाटर की लॉगिंग हो रही, ज़्यादा पानी भर रहा है तब भी ये क्रॉप प्रभावित होती है, तो वो ये मेज ही क्रॉप। ठीक, सीरियल्स में ये बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों मॉइस्चर स्ट्रेस और मॉइस्चर एक्सेस के लिए कौन सी क्रॉप है, वो हमारी मेज है। अगर हम इसके सोइंग टाइम की बात करें तो इसको हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, रबी, खरीफ और समर, तीनों सीजन में इसको हम ग्रो करते हैं। अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे सोइंग मेथड्स के बारे में। अगर रेज्ड बेड की बात करें तो बेस्ट ड्यूरिंग रेनी एंड मानसून सीजन रजिस्ट लॉगिंग। तो जो हमारा रेज्ड बेड होता है इसमें बंड बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा चैनल होता है, नाली होती है, और इस पे हमारा मेज लगाया जाता है। तो जब रेनी सीजन होता है तो जो बारिश होती है इसी के बीच में रहती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं रुकता है, इसकी वजह से जो क्रॉप है इसकी लॉगिंग नहीं होती, मतलब फसल गिरती नहीं है ये मेज की। ठीक है, ये हो गई हमारी रेज्ड बेड मेथड। तो जहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर लॉगिंग एरिया में कौन सा मेथड बेस्ट होता है मेज के लिए, तो हमारा रेज्ड बेड मेथड है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि मानसून सीजन में या फिर रेनी सीजन में कौन सा मेथड से हम मेज लगाएं, तो वो है रेज्ड बेड मेथड। ठीक है, फिर बात करें जीरो टिल सोइंग की। ठीक है, जीरो टिल सोइंग की बात करें तो सूटेड फॉर राइस, विंटर मेज, मेज व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में। जीरो टिल सोइंग मतलब कि बिना खेत की जुताई किए, प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज किए बिना अगर हम उसमें क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो वो कहेंगे जीरो टिलेज। तो ये कौन से पैटर्न में अच्छी होती है, राइस और विंटर मेज में, या फिर मेज व्हीट पैटर्न में। ठीक है, मतलब कि व्हीट के बाद हम मेज लगा रहे हैं या फिर राइस के बाद विंटर मेज लगा रहे हैं तो हम जीरो टिल से लगा सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि रिड्यूस्ड टिल सोइंग। रिड्यूस्ड टिल सोइंग में क्या करते हैं कि यूज्ड इन लाइट टू मीडियम टेक्सचर सॉइल, तो इसमें हम ज़्यादा टिलेज नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम टिलेज करते हैं, 30% तक टिलेज ही कर रहे हैं, उसके बाद ही इसमें हम लाइट टू मीडियम टेक्सचर सॉइल में इसको ग्रो कर देते हैं। इसमें इसलिए ऐसा करते हैं कि ये लाइट टेक्सचर सॉइल होती है, अगर इसको ज़्यादा टिलेज करेंगे तो इसमें मॉइस्चर का लॉस भी ज़्यादा होगा और इरोजन भी ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको रिड्यूस्ड टिल सोइंग मेथड से शो कर देते हैं। फिर हम बात करें ट्रांसप्लांटिंग की। ट्रांसप्लांटिंग हम कब करते हैं मेज की? तो ऐसे मेज की तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हर सीजन तो रुकती नहीं है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर ही फैल गई होती हैं, जब इसको अपरूटिंग करते हैं तो टूट जाती हैं काफ़ी। लेकिन अगर हम विंटर सीजन की बात करें, अगर हम कहीं डिले सोइंग कर रहे हैं, जैसे कि राइस के बाद हम विंटर मेज लगा रहे हैं, तो हम ट्रांसप्लांटिंग ले सकते हैं, क्योंकि राइस क्रॉप हमारी लंबी होती है तो जिसकी वजह से मेज की क्रॉप लगाने में डिले हो जाता है, तो हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले नर्सरी डाल सकते हैं, इसमें 700 से 800 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 हेक्टेयर एरिया के लिए नर्सरी डाल देते हैं। ठीक, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे सीड रेट, प्लांट पॉपुलेशन और प्लांट स्पेसिंग। ठीक है, जो हमारा ग्रेन मेज होता है, ठीक है, ग्रेन मेज मतलब कि नॉर्मली जो हम ग्रो करते हैं ग्रेन के लिए, उसमें जो सीडेड यूज करते हैं 20 kg पर हेक्टेयर। इनका जो प्लांट का पॉपुलेशन होता है 66,666 टू 83,333। इसकी जो प्लांट की स्पेसिंग होती है 75 से 60 गुणे 20। इसका मतलब है कि 75 से 20 तब होगी जबकि 66,000 प्लांट होगा, ठीक है, और 60 से 20 तब होगी जब ये 83,000 प्लांट होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से स्वीट मेज की बात करें तो इसमें जो सीड रेट यूज किया जाता है ये 8 kg होता है, और इसमें प्लांट पॉपुलेशन 44,000 से 53,000 होती है। इसकी जो स्पेसिंग होती है 75 गुणे 30 से 25। बेबी कॉर्न की बात करें तो बेबी कॉर्न में हम सीड रेट 25 kg यूज करते हैं, और इसका जो प्लांट पॉपुलेशन होता है 83,000 से 1,11,111 होता है। इसमें जो स्पेसिंग है 60 गुणे 20 से 25, मतलब कि 60 गुणे 20 होगी तो हमारा 83,000 प्लांट होंगे लगभग, और 60 गुणे 15 होगी तो 1,11,111 प्लांट इसमें होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न में हम लगभग 12 kg सीड रेट यूज करते हैं, और इसका 83,000 प्लांट लगभग इसमें होते हैं 60 गुणे 20 की स्पेसिंग पे। ठीक है, फिर हम नॉर्मल मेज की बात करें तो इसमें 20 kg ग्रेन लगभग ग्रेन मेज के बराबर यूज किया जाता है, तो जिसका प्लांट पॉपुलेशन है 66,666, ठीक है, से 83,000। इसमें जो स्पेसिंग यूज करते हैं 60 से 75 गुणे 20। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नॉर्मल प्लांट की पॉपुलेशन होती है मेज में कितनी होती है, तो ये ऑप्शन जरूर दिया गया होता है 66,666, 6666। ठीक है, फिर हम फॉडर मेज की बात करें तो फॉडर मेज में हमारा सीड रेट सबसे ज़्यादा यूज होता है 50 kg पर हेक्टेयर। फॉडर मतलब कि हम इसको चारा के लिए यूज करते हैं, इसका हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं ग्रेन के लिए, तो 50 kg इसमें सीड रेट यूज होता है। इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन होती है 3,33,333। ठीक है, और इसमें जो स्पेसिंग है 30 गुणे 10 की यूज करते हैं। ठीक, हम कंपोजिट मेज की बात करें तो इसमें जो हम सीडेड यूज करते हैं 15 से 20 kg खरीफ सीजन में यूज करते हैं पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड मेज की बात करें तो 25 kg पर हेक्टेयर हाइब्रिड मेज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइब्रिड मेज में सीड रेट कितना होता है, तो 25 kg पर हेक्टेयर। ठीक, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो रेनी सीजन या फिर रेनफेड साइड डेवलप्शन हाइब्रिड की बात करें तो इसमें हम 80 40 20 kg NPK पर हेक्टेयर यूज करते हैं। वहीं विंटर सीजन में 175 60 30 kg NPK पर हेक्टेयर यूज करते हैं। ठीक है। और बेबी कार्न में हम सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, हायर न्यूट्रिएंट यूज करते हैं ड्यू टू हायर प्लांट डेंसिटी। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि इसकी प्लांट की डेंसिटी होती है 1,11,111 होती है। ठीक है। तो इसमें जो हम न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं 150 से 180 kg नाइट्रोजन, 60 से 70 kg फास्फोरस और 40 से 45 kg पोटेशियम। ठीक। अब इसकी टॉप ड्रेसिंग की बात करें तो इसकी जो टॉप ड्रेसिंग की जाती है, टॉप ड्रेसिंग मतलब कि यूरिया का ऊपर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो एक नी हाइट स्टेज पे। ठीक है। और दूसरा प्री टेस्लिंग स्टेज पे। इसमें क्या किया जाता है कि 50% यूरिया एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग दे दी जाती है, बची हुई 50% को दो भागों में बांटा जाता है, 25-25। ये जो 25 है ये हमारी दी जाती है नी हाइट स्टेज में। ठीक है। और जो बची हुई 25 है ये प्री टेस्लिंग स्टेज में दी जाती है। ठीक है। और इसमें हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काउपी, सनहिम एंड सर्जबेनिया को एज ए ग्रीन मैन्योर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इन क्रॉपों को किसी फील्ड में ग्रो करेंगे और लगभग 45 दिन में इसको हम उसी में ही कल्टीवेट कर देंगे। तो जो ये सब जो क्रॉप्स हैं ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करती हैं, तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की होंगी और वो बाद में प्लांट से यूटिलाइज होगा मेज के प्लांट से। ठीक है। फिर हम जिंक डिफिशियंसी की बात करें तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक डिफिशियंसी से मेज में कौन सी बीमारी होती है। इसे हम कहते हैं वाइट बर्ड ऑफ मेज। या फिर पूछ लिया जाता है कि वाइट बर्ड कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, वाइट बर्ड कौन से क्रॉप में होता है, तो मेज में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि काज स्टैंडर्ड प्लांट एंड हैविंग शॉर्ट इंटरनोड्स, तो प्लांट काफ़ी छोटा रह जाता है, बौना ही रह जाता है और इसके जो नोड्स होते हैं, यहाँ पे नोड्स इस तरीके से बने होते हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है। बहुत छोटे प्लांट होते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम 25 kg जिंक सल्फेट एट द टाइम ऑफ सोइंग डाल सकते हैं पर हेक्टेयर में। ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटर मैनेजमेंट पे हम खरीफ सीजन में 3 से 5 इरीगेशन लगभग डाल सकते हैं। अगर इसके क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें तो यंग सीडलिंग, ठीक है, मतलब कि जो प्लांट हो गया है थोड़ा बड़ा सा, और फिर नी हाइट स्टेज, घुटनों तक प्लांट हो गया है, आप फील्ड में घुस रहे हैं तो घुटनों तक प्लांट है, तो ये आपका सेकंड क्रिटिकल स्टेज है। और फ्लावरिंग पे अगर हम बात करें इसके वाटर रिक्वायरमेंट की तो ये है हमारा 500 से 800 मिलीमीटर। ठीक है। फिर हम बात करें इसके बीड मैनेजमेंट की तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है बीड मैनेजमेंट का वो होता है 4 से 6 वीक होता है। ठीक है। लगभग 4 से 6 वीक तक हम, ये वीक है, इसका हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए इसमें हम एट्राजीन या फिर सीमाजीन मोस्ट पॉपुलर वाइड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड हैं, इसका यूज एज ए प्री इमरजेंस 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर कर सकते हैं। ठीक है। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो हमारी ब्रॉड लीफ बीड हैं, ठीक है, और नैरो लीफ बीड हैं, दोनों को ये ख़त्म कर देता है। ठीक। फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखते हैं बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न जो होता है ये यंग फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज्ड कॉप होता है। जो हमारा ये कॉप बना है ये बहुत ही छोटा पतला सा होता है और ये अनफर्टिलाइज्ड होता है। इसमें मतलब किसी का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। इसको इसकी हार्वेस्टिंग 1 से 3 दिन में हो जाती है इसके सिल्क के इमरजेंस में। जो यहाँ से हमारा सिल्क निकलता है इसके पॉलन के लिए, इसके निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, क्योंकि इसको ऐसे ही यूज किया जाता है एज ए वेजिटेबल या फिर सूप बनाने में बेबी कॉर्न को। ठीक है। इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होने दिया जाता है। ये जो हमारा
कॉब है ये रिच सोर्स होता है किसका, फास्फोरस का। फास्फोरस का ये रिच सोर्स होता है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो गुड साइज कितना होगा, लगभग ये लंबाई में 6 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकता है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। ये हमारा 1 to 1.5 हो सकता है। अगर इसके प्रिफर्ड कलर की बात करें, प्रिफर्ड कलर ऑफ बेबी कार्निश क्रीमिश लाइट येलो कलर। ये जो हमारा कॉब होता है ये क्रीमिश लाइट येलो कलर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं रिमूवल ऑफ टेसल एज सून एज इमरजेंस टू स्टॉप द पॉल्यूशन। जो हमारा टेसल होता है मेज के क्रॉप का ऊपर वाला मेल पार्ट, जैसे इमर्ज होता है इसको तोड़ देते हैं जिससे कि इसका सिल्क पे पॉलिनेशन जरा सा भी ना हो पाए। ठीक है, और इसमें जो प्लांट की डेंसिटी होती है काफ़ी हायर होती है, 60/15 या फिर 60/20 की स्पेसिंग यूज की जाती है, जिससे लगभग ये 1 लाख से ज़्यादा प्लांट इसमें हो जाते हैं 1 हेक्टेयर में, जिसकी वजह से हाई नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 150 से 180 kg नाइट्रोजन यूज होती है। फिर हम इसके वैरायटीज़ की बात करें तो VL42, हीम 129, MH4 एंड केसरी वैरायटीज़ फेमस वैरायटीज़ इसकी हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज QPM जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये OPEC2 एक जीन है मेज का जो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाने में। ठीक है, ये QPM इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो होता है हाई अमाउंट में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन होता है, जबकि नॉर्मल मेज में हमारा लाइसिन और ट्रिप्टोफेन डिफिशियंट होता है, जिसकी वजह से OPEC2 जीन से इसका क्रॉस कराया गया और क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया गया, जिसमें हमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड मिलने लगा, जो हमारे हेल्थ के लिए यूज़फुल है, जो हमारा। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे लाइन पे क्वालिटी प्रोटीन मेज के कंटेंट की बात करें तो इसमें लगभग 3.7 to 4.2% लाइसिन पाया जाता है। फिर हम QPM की वैरायटीज़ की बात करें, लगभग जो सभी स्टेट में ग्रो की जाती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 और हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 5, ये 2 वैरायटीज़ फेमस वैरायटीज़ हैं जो ऑल इंडिया में ग्रो की जाती हैं। अगर हम बात करें बिहार की सिर्फ, तो बिहार में शक्तिमान 1, 2, 3, 4 वैरायटीज़ हैं। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, ये वैरायटी हमारी बिहार में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखते हैं स्वीट कॉर्न के बारे में। तो स्वीट कॉर्न जो हमारा ग्रो होता है मेनली USA या फिर यूरोप में ग्रो होता है। ये रिच सोर्स होता है विटामिन A और C का। और स्वीट कॉर्न हमारा जो होता है ये अर्ली मेच्योरिंग क्रॉप होती है, लगभग 70 से 75 दिन में ही इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें जो इसके जो कॉब्स होते हैं ये लगभग 18 से 20 दिन बाद पॉलिनेशन के इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग के समय लगभग 70% मॉइस्चर होता है इसमें। ठीक है, जो हम नॉर्मल मेज पढ़े हैं उसमें नॉर्मल मेज में लगभग 25% मॉइस्चर रहता है, लेकिन इसमें 70% मॉइस्चर रहता है। ठीक है, कॉब के फॉर्मेशन के लगभग 18 से 20 दिन बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसमें ग्रेन में जो शुगर होता है, इसके ग्रेन में लगभग 11 से 20% इसके ग्रेन में शुगर होता है। जो डल येलो कलर होता है ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है खाने के लिए। ठीक, अगर इसकी हम वैरायटीज़ की बात करें तो स्वीट मेज 1, विन ऑरेंज, प्रिया एंड माधुरी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखते हैं फॉडर मेज के बारे में। फॉडर मेज को क्या करते हैं कि कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉडर एट एनी स्टेज ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। फॉर फॉडर मेज टाल लीफी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कल्टीवर्स आर प्रेफर्ड। तो फॉडर मेज में क्या होता है कि हम इसको चारे के लिए ग्रो करते हैं, इसको हम किसी भी समय हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो इसमें प्रीफर्ड कल्टीवर या फिर हम कह सकते हैं वैरायटी यूज करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए कि वो टाल होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी लंबी होनी चाहिए और लीफ बड़े उसके होने चाहिए और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप होनी चाहिए। अगर इसकी हम फेमस वैरायटी की बात करें तो अफ्रीकन टाल बहुत ही फेमस वैरायटी है जो हरदम पूछी जाती है
फॉडर मेज में। तो ये हमारी अफ्रीकन टाल वैरायटी है जो फॉडर मेज की वैरायटी है, ठीक है। और एक दूसरी वैरायटी भी है प्रतापचरी 6, जिसे हम कहते हैं PC6, ठीक। फिर अपने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इससे रिलेटेड। तो एक ICR का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, IIMR इसे कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो हमारा लुधियाना पंजाब में है। पहले ये दिल्ली में था, ठीक है, लेकिन ये अब शिफ्ट हो गया है लुधियाना पंजाब में। इसका जो कैंपस है, कहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका ऑफिस है, ठीक है। फिर हम DMR की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च जिसे कहेंगे हम, ये हमारा हैदराबाद में है। फिर इंटरनेशनल सेंटर की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर में जो है ये हमारा CIMMYT, CIMMYT, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, जो हमारा मेक्सिको में है।